चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन, यानी ऑनलाइन जो गेमिंग चल रहा है जैसे ड्रीम 11 हो गया या किसी भी इस तरह का मतलब माई 11 सर्किट, जितने भी ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म नया उभरता हुआ है उसको हम लोग कैसे विनियमित करें, उस पर कैसे कंट्रोल स्थापित करें, ताकि हमारा जो पुराना जुआ वाला सिद्धांत था कि जुआ मतलब हानिकारक होता है जिसके कारण महाभारत जैसे क्या बोलते हैं दुर्घटनाएँ घटी, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। उसके लिए नया हाल ही में सुर्खियों में क्यों है ऐसा ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन का विचार बहुत दिनों से चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित किया जाए, उसको ऐसे ही ना छोड़ा जाए। इसके लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने आईटी नियम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया आचार नियम 2021 में संशोधन किया है। एक तो पहले बना था आईटी एक्ट था, ये था 2000 में, फिर इसमें संशोधन हुआ 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11 का, तो ये आईटी एक्ट में संशोधन हुआ यहाँ। उसके बाद इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए हम आईटी नियम बनाए कब 2021 में, किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए। इससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेम और सरकारी कार्य से संबंधित नकली या झूठी भ्रामक जानकारी से संबंध में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों द्वारा अधिक व्यापक स्तर पर उचित सूचनाओं का प्रसार करना है। मतलब पहले था भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर बहुत सारा जारी हो, उसके लिए भी ये काम करेगा। उसके अलावा गेमिंग के लिए भी, मतलब गेमिंग को विनियमित करने के लिए और गेमिंग से संबंधित जो बहुत सारा प्रलोभन दिया जाता है जो कि भ्रामक होता है, उसके लिए भी ये आचार नियम लाया गया। ये आईटी एक्ट 2000 और उस संशोधित 2008 के शक्तियों का उपयोग करते हुए ये नियम बनाया गया। चलिए, आईटी एक्ट 2021 और इसके संशोधनों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 के तहत लाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 जो भी हम बता रहे थे उसमें संशोधन हुआ था 2008 में। आईटी नियम 2021 को सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को विनियमित करने हेतु लाया गया। मतलब सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारी देता है, फेक न्यूज, बहुत सारा फेक न्यूज चल जाता है, कट कॉपी, उसका कुछ एक भाग को काटा और उसको किसी और भाग से जोड़ करके उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। फेक न्यूज से के विनियमन के बारे में अधिक जानकारी के लिए तो खैर उसको छोड़ दी। ऑनलाइन गेमिंग के नियमों की मुख्य विशेषता, ऑनलाइन जो गेमिंग है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? पहला नंबर तो स्पष्ट परिभाषा है। ऑनलाइन गेम का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला एक गेम है और इसे खेलने के लिए एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधन या मध्यवर्ती का सहारा लेना पड़ता है। ये गेम ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में मतलब एक मध्यवर्ती का सहारा लेकर के हम एक गेम खेलते हैं, ऑनलाइन होता है वो। ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती का अर्थ किसी भी ऐसे मध्यवर्ती से है जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम बनाता है। मतलब एक ऐसा एक सिस्टम बनाया जिससे एक या अधिक उपयोगकर्ता को, कई उपयोगकर्ता इसी में खेल रहा है गेम ऑनलाइन के तरीके से, सब जुड़ा हुआ है इसमें। चलिए अब बात करते हैं मध्यवर्तियों की भूमिका। मध्यवर्ती की भूमिका क्या है? किसी भी ऐसे ऑनलाइन गेम का होस्ट करना, यानी उसका वो होस्ट बन जाता है। प्रकाशित या साझा नहीं करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना, मतलब उसको किसी से साझा नहीं करेगा वो आदमी। उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाना, जो उपयोग कर रहा है उसमें से कोई तो कोई हारेगा ही, क्योंकि ऑनलाइन गेम में हारना निश्चित है। जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन गेमिंग स्व विनियमन निकाय SRBs द्वारा अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है। मतलब इसको सत्यापन भी नहीं किया गया, किसके द्वारा? ऑनलाइन गेमिंग स्व विनियमन जो संस्थान है भारत सरकार का, उसके द्वारा भी नहीं किया गया। उसके बाद देखिए, मध्यवर्ती को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन या स्थानापन्न विज्ञापन या ऐसे ऑनलाइन गेम का प्रचार जो कि एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है के होस्ट नहीं किया जाता है। मतलब यानी ऑनलाइन गेम का आप विज्ञापन कहीं पर नहीं दे सकते हैं यदि आपका ऑनलाइन गेम परिभाषित नहीं है। यदि ऑनलाइन गेम जो है
इस निकाय के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। अब देखिए, और OGI के अतिरिक्त दायित्व क्या है? OGI मतलब ऑनलाइन गेम मध्यवर्ती है। OGI का मतलब यहाँ ये है। संशोधित नियमों के तहत OGI को रियल मनी के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम के संदर्भ में अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। मतलब OGI जो है, जो मध्यवर्ती है, जो गेम को खिला रहा है, पैसे का लेन देन, रियल जो मनी होगा उसका लेन देन कैसे होगा, उसके लिए भी इसको दिशा निर्देश या दायित्व दिया गया है। जो दायित्व है वो देखिए निम्न प्रकार है। ऐसे गेम्स पर 100 विनियमन निकाय द्वारा सत्यापन चिन्ह प्रदर्शित करना, यानी उस पर सत्यापन मार्क लगा हुआ होना चाहिए कि ये गेम सत्यापित है। उसके बाद देखिए, अपने उपयोगकर्ता को जमा धनराशि निकालने, भुगतान के लिए नीति के बारे में सूचित करना। मतलब जो उसका उपयोग कर रहा है वो धन को कैसे निकालेगा, कैसे उसका उपयोग करेगा, इसके बारे में पूरा सूचना देना है उनको। उपयोगकर्ता के KYC विवरण प्राप्त करना, मतलब जो उपयोग कर रहा है उसका KYC लेना है आपको, नो योर कस्टमर। तृतीय पक्ष द्वारा उपयोगकर्ता को क्रेडिट नहीं देना या उनका वित्त पोषण नहीं करना। मतलब एक गेम वाला प्लेटफॉर्म है, एक A आदमी इस गेम को खेल रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म इस आदमी को गेम खिलवा रहा है। अब A आदमी के पास पैसा नहीं है तो B आदमी से पैसा ले करके गेम खेल दिया, और यहीं से उसका कर्जा और तंगी का शुरुआत होता है। तो इसमें स्पष्ट निर्देश है कि ये जो उपयोग करता है, जो गेम खेल रहा है A आदमी, वो किसी B आदमी मतलब क्रेडिट देना या उनका वित्त पोषण नहीं करेगा। मतलब तीसरा पक्ष जो उसमें होगा, तीसरा आदमी होगा, वो इसको धन मुहैया नहीं कराएगा गेम खेलने के लिए। ऐसा नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं तुम खेलो, हम मज़ा ले रहे हैं तुम तो डूब रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। इसका दायित्व सौंपा गया है। एक से अधिक SRBs ऑनलाइन गेम को अनुमत के रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से MeitY मतलब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कई SRBs का गठन कर रहा है। SRB मतलब वही 100 विनियमन के लिए जो संस्था बना है उसका कई SRB गठन कर रहा है। और SRB कैसे गठन होगा उसके निम्नलिखित मानदंड भी निर्धारित किया है। कौन निर्धारित किया है? MeitY किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 गैर लाभकारी संस्था के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में होना चाहिए। मतलब पहले कंपनी एक्ट आया था 1956 में, अब ये कंपनी एक्ट ख़त्म हो गया, अब आया है 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में आया है। अब ये जो विनियमित संस्थान बनेगा वो संस्थान वो होगा जो 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसका धारा 8 में, जिसको NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO का दर्जा दिया गया है। NGO होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गैर लाभकारी संस्था कहते हैं NPO। वह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हो और जिम्मेदार तरीके से ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहा हो। मतलब ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दीजिए लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी पूर्वक, ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। उसके द्वारा शिकायत निवारण, आर्म लेंथ प्रिंसिपल। आर्म लेंथ प्रिंसिपल मतलब हाथ के लेंथ के बराबर प्रिंसिपल, मतलब अपने हाथ के लेंथ के दायरे में होना चाहिए। आर्म लेंथ प्रिंसिपल। प्रकटीकरण मतलब प्रकट करना उसको। रिपोर्टिंग रिपोर्ट करना से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। साथ ही सदस्य के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किया गया कि इसके सदस्य कौन कौन होगा, इसका पूरा स्पष्ट मानदंड उसको निर्धारित करेगा। उसके बाद देखिए SRB का प्राधिकार, मतलब वो वित्तीय जो संस्थान होगा, जो विनियमित करने वाला संस्थान होगा, उसका प्राधिकार कौन होगा। SRB किसी भी खेल को अनुमत खेल के रूप में वर्गीकृत कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऑनलाइन गेम में किसी नतीजे पर दाव लगाना शामिल नहीं है। किसी नतीजा पर दाव लगाना शामिल नहीं है, मतलब नेक्स्ट बॉल पर छक्का लगेगा कि नहीं, ऐसा कोई दाव नहीं है। मतलब स्किल यानी क्या, गेम का स्किल होना चाहिए, गेम ऑफ स्किल होना चाहिए, ये नहीं कि गेम ऑफ लक होना चाहिए। उसके बाद OGI और गेम संबंधित नियमों तथा एक अनुबंध वर्तमान में 18 वर्ष में प्रवेश करने के लिए कानून के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हों। 18 वर्ष से ऊपर वाला लोग इसमें शामिल हों। OGI गेम सुरक्षा उपायों के संबंध में SRB द्वारा बनाए गए ढांचे का अनुपालन, यानी SRB यदि कोई ढांचा बना दिया है तो उसका अनुपालन करना है। उसके बाद देखिए इसका निषेध संबंधित हम बात करते हैं। किसी भी प्रकार के जुआ जो है वो बैन है, विज्ञापनों सहित। विज्ञापन भी है तो वो भी गलत है, वाले ऑनलाइन गेम निषिद्ध होंगे।
इन नियमों का महत्व है। देखिए, मान्यता, सबसे पहले तो मान्यता देना है। ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती की पहचान करता है, उन्हें जुआ गैमलिंग से अलग करता है। ये जुआ नहीं है, ये ऑनलाइन गेम है। गेम और जुआ में अंतर होता है, यही सरकार कहना चाहता है। विकास, यह सुनिश्चित करेगा कि उद्योग का जिम्मेदार और पारदर्शी विकास हो, उपभोक्ता हितों की रक्षा हो। मतलब इसका विकास जिम्मेदार तरीके से हो, पारदर्शी हो, और उसमें जो उपभोक्ता है, जो इसका उपयोग कर रहा है, उसके हितों की रक्षा किया जाए। उसके बाद अवैध गतिविधियों पर लगाम, यह अवैध विदेशी जुआ गैमलिंग वेबसाइट के प्रसार को रोकने में मदद करता है। नए नियमों द्वारा प्रदान किए गए कानून से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। मतलब ये सब कानून बनेगा तो हो सकता है इस तरह के कंपनी में निवेशक भी आएंगे। निवेशक आएगा तो थोड़ा बड़ी कंपनी बनेगा, जैसे अभी ड्रीम 11 वगैरह यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। मानकीकरण, ये नियम राज्य स्तरीय अस्पष्टता को दूर करने और देश भर में एकरूपता और मानकीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को विनियमित करने संबंधी चिंताएं। यहाँ चिंता क्या है, इसको जो विनियमित कर रहा है उसमें चिंता क्या है। कौशल के खेल बनाम संयोग का खेल, हम वही बता रहे थे। गेम ऑफ स्किल या गेम ऑफ लक, भाग्य का खेल होगा या कौशल का खेल होगा। इस संबंध में ज़्यादा मत भिन्नताएँ हैं कि मतलब जो हम गेम खेल रहे हैं वो भाग्य पर निर्भर कर रहा है कि स्किल पर निर्भर कर रहा है। जैसे लोगों का कहना कि सचिन खेलेगा या मतलब कोहली अच्छा रन मारेगा, ये मेरा स्किल कह रहा है, क्योंकि हम बहुत दिन से क्रिकेट को जानते हैं। लेकिन ये अगला गेंद पर कौन ये छक्का मारेगा कि चौका, ये तो भाग्य पर निर्भर हो गया। यही समस्या यहाँ है। कौशल के खेल बनाम संयोग के खेल, भारतीय कानून संयोग के खेल पर रोक लगाता है। संयोग वाला जो खेल है मतलब अगला बॉल पर छक्का लगेगा या चौका लगेगा, यदि छक्का लगेगा तो 1000, यदि नहीं लगा तो 2000, अब तुम दो। इस टाइप का ये संयोग का खेल हो गया, इसको रोक लगाता है। भारत में ऐसा नहीं चलेगा। कौशल के खेल की अनुमति है। कौशल का खेल आप खेल सकते हैं, ड्रीम 11 खेल सकते हैं। हालांकि किसी भी पद की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं दी गई है। नियमों में कौशल के खेल और संयोग के खेल को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। अब बहुत आदमी कहता है कि मतलब ड्रीम 11 में हम 11 लोगों का टीम बनाए, वो भी तो एक प्रकार का भाग्य हुआ ना, कौन आज चल जाएगा, ये तो भाग्य पर डिपेंड किया, स्किल पर कहाँ किया। तो यहाँ भी अस्पष्टता नज़र आ रहा है, यही चिंता का विषय बना हुआ है। विदेशी निवेश में बाधाएं, इसमें FDI को रोक दिया। भारत में सट्टेबाजी और जुए में FDI की अनुमति नहीं है, विदेशी लोग पैसा नहीं लगा सकता है जुआ में। इसलिए कौशल के खेल को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बाधित कर सकती है। साथ ही इस क्षेत्र में अस्पष्टता सट्टेबाजी और जुए में विदेशी निवेश के लिए अवैध तरीके को बढ़ावा दे सकती है। उसके बाद देखिए, SRB जो विनियमित संस्थान है उसके भी कुछ विवेकाधिकार हैं, उसका कुछ विवेकाधिकार है इस संदर्भ में पता लगाने की कि क्या ऑनलाइन गेम में दांव लगाना अर्थात संयोग का तत्व शामिल है या नहीं। SRB के पास व्यक्तिगत विवेकाधिकार उपलब्ध है इसका। मतलब वो जो गेम है वो स्किल का गेम है या भाग्य का गेम है, ये पता लगाने का उसके पास विवेकाधिकार है। चलिए, राज्यों में अलग अलग कानून, इससे संबंधित गैमलिंग के संबंधित राज्यों में अलग अलग कानून है। गोवा में किसी और प्रकार का कानून है, महाराष्ट्र में किसी और प्रकार का कानून है। तो ये भी एक प्रकार का मत भिन्नता का। भारत के संविधान के अनुसार जुआ चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन और सट्टेबाजी राज्य सूची के विषय हैं। ये राज्य सूची के विषय में आता है। इन्हें राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 34 में है, 34वें नंबर पर इसको डाला गया है राज्य सूची में। इसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून बना सकता है। वे कानून केंद्र सरकार के इन नियमों पर अधिभावी होंगे। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनी ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य सूची में बना दिया तो कोई राज्य कोई कानून बना दिया। कोई उदाहरण के लिए हाल ही में तमिलनाडु ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा के अनुरूप ऑनलाइन रियल मनी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंध्र प्रदेश में प्रतिबंध लग गया है, असम में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। इस संबंध में आगे की राह क्या होना चाहिए, यानी भविष्य में क्या होगा इससे। संशोधित IT नियम ऑनलाइन गेमिंग परितंत्र को महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रभावी विनियमन के लिए इन नियमों में स्पष्ट परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए कि गेम ऑफ स्किल क्या है, गेम ऑफ लक क्या है, दोनों स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। बहुहितधारक संलग्नता राज्य और केंद्र सरकार सहित शामिल होनी चाहिए। साथ ही इन नियमों में इस उद्योग के आकार और महत्व को स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए।
चलिए इसके बाद कुछ छोटा छोटा टॉपिक है इसमें, ग्रामीण शहरी क्षेत्र।